आज हम लोग हर्लाक के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं हैं, एक व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कितनी अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हर्लाक ने जो एक ग्राफ तैयार किया है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और उसमें कौन कौन सी अंतःक्रियाएं एक बालक या व्यक्ति के द्वारा अलग अलग समय में की जाती है। पहला है गर्भकालीन अवस्था। अगर गर्भकालीन अवस्था की अगर हम बात करें तो इस अवस्था में बच्चा का या उस शिशु की अगर हम बात करें तो यह अवस्था गर्भकालीन अवस्था जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, भ्रूण के बनने से लेकर के और जन्म होने के समय तक, यानी कि वह 9 माह तक केवल उस बच्चे में जो परिवर्तन होता है उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से बहुत तीव्र होती है। तो बच्चा एक भ्रूण बनना जब प्रारंभ होता है तभी से बच्चे का जो विकास होना प्रारंभ होता है वह बड़ा तीव्र गति से होता है। अगर इसकी रचना और भार या आकार की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। यह आकार जो बदलता रहता है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, वह बाद के समय में देखा नहीं जाता है, लेकिन वह प्रारंभिक समय की अगर हम बात करें तो उस समय वह देखा जाता है। उसके आकार प्रकार में वृद्धि हो रही होती है, या मुख्यतः कह लिया जाए कि भ्रूण में जन्म होने के समय तक केवल एक शारीरिक परिवर्तन हो रहा होता है, उसमें अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। उसकी संरचना में परिवर्तन होता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, उसके भार में परिवर्तन होता है, वह वृद्धि होती रहती है और वह अंततः जब गर्भ में 9 माह या 40 सप्ताह की बात करें, जब वह पूर्ण कर लेता है तब बच्चे का जन्म हो जाता है। तो यह एक बात रही कि यह एक गर्भकालीन एक ऐसी अवस्था है जो भ्रूण के बनने से लेकर के और जन्म होने के समय तक, यही एक ऐसी अवस्था है जिसमें केवल शारीरिक परिवर्तन या भार आकार या वजन की बात करें जो कुछ समझ सकते हैं हम, तो उसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही होता है। अगला है शैशवावस्था। अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो यह अवस्था 0 से, यानी कि जन्म लेने के बाद से 15 दिन तक यह अवस्था मुख्य रूप से चलती है हर्लाक के अनुसार। इसमें बच्चा पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर आश्रित होता है। वह जो भी अंतःक्रियाएं करता है वह एक प्राकृतिक होती है। वह न बोलने की कंडीशन में होता है, न कुछ मांगने की कंडीशन में होता है। वह पूर्ण रूपेण अपने माता पिता के ऊपर वह आश्रित होता है। अगला है बचपना अवस्था। यह बचपन की जो अवस्था है, यह बचपन की अवस्था ठीक 15 दिन कह लें या 2 सप्ताह कह लें, उसके बाद से यह प्रारंभ होता है और वह आगे आने वाले 2 वर्ष तक वह चलता रहता है। इसमें अनेक प्रकार के जो गतिविधियां बच्चों के द्वारा होती है, प्रायः यह उम्र ही ऐसा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा शैशवावस्था को, तो शैशवावस्था जो 15 दिन तक चला उसमें भी वह बच्चा माता पिता या परिवार के अन्य श्रेष्ठ जनों के ऊपर वह आश्रित रहता है, लेकिन वह 15 दिन के बाद भी वह 2 वर्ष तक वह आश्रित ही आश्रित रहता है। लेकिन उसमें उसके संवेग में, उसके दृष्टि में बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं, जैसे क्रोध करना, प्रसन्न होना,
हर्ष और उल्लास की अगर बात करें, डांट देने पर या किसी एक ऐसे व्यक्ति से जो उस बालक के साथ या उस शिशु के साथ कुछ सकारात्मक व्यवहार नहीं करता है, तो उससे वह घृणा करना प्रारंभ कर देता है। यह कुछ ऐसे संवेग होते हैं, जैसे वह क्रोध को जाहिर करता है, कुछ वस्तुओं को फेंकता है, अपने पसंद के खिलौनों को वह खोता है, मम्मी से या पापा से, या जो ज़्यादा समय व्यतीत करता है व्यक्ति, उस व्यक्ति को देख करके वह उसकी गोद में जाने के लिए आतुर हो जाता है। प्रायः हम देखते हैं, अपने आसपास में देखने को मिलता है, चूँकि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है एक शिशु के ऊपर, तो आप ध्यान देंगे हमेशा से मिलेगा कि परिवार का कोई सदस्य शिशु को लिया हुआ है, उस बच्चे को लिया हुआ है जिसकी उम्र 2 वर्ष से कम है, लेकिन वह 15 दिन से अधिक का है, तो वह दूसरे की गोद में जाने के पश्चात वह कोलाहल मचाना चालू कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह उससे प्रेम नहीं करता। वह फिर अपने स्नेहीजन या अपने परिवार के अन्य सदस्यों को वह पहचान चुका होता है, तो वह उसके पास जाने के लिए आतुर हो जाता है। तो वह संवेग प्रस्तुत करता है कि नहीं, वह बता नहीं सकता कि मुझे इनकी गोद में नहीं रहना है, मुझे इनके पास नहीं रहना है, इसलिए वह अलग अलग तरह की गतिविधियों को करना प्रारंभ कर देता है, जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ पैर चलाना। ये सब जब गतिविधियाँ जब करना वह प्रारंभ करता है, तो यह बताता है कि मैं क्रोधित हूँ, मैं उनके पास नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही वह अपने स्नेहीजनों के, परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी गोद में वह जाता है, तो वह हर्ष और उल्लास से खुद उछलने लगता है, मुस्कुराने लगता है। तो यह 2 वर्ष तक यह देखने को हमको मिलता है। लेकिन ठीक इसके बाद की अगर हम बात करें, जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, तो हरलाक ने बताया है कि बाल्यावस्था को हरलाक ने 2 भागों में बांटा है। यह जो पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, यह यूपी टेट, सी टेट, बी टेट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि पूर्व बाल्यावस्था का उम्र क्या है या उत्तर बाल्यावस्था का उम्र क्या है। तो हरलाक ने जो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था को डिवाइड किया है, उसे बताया है हरलाक ने कि पूर्व बाल्यावस्था का जो उम्र है वह 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक है, और उत्तर बाल्यावस्था का जो उम्र है वह 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक है। इसमें एक बात देखने को मिलती है कि पूर्व बाल्यावस्था में बहुत सारी बातें हैं जो उत्तर बाल्यावस्था में देखने को नहीं मिलती है। जैसे पूर्व बाल्यावस्था में शिशु जब 2 से 6 वर्ष की उम्र तक का बच्चा होता है, तो उसमें जिज्ञासा बहुत होती है। वह अधिक से अधिक सवाल पूछता है, मम्मी यह क्या है, पापा यह क्या है, यह ऐसा ही क्यों है, यह ऐसा ही क्यों हुआ, तमाम तरह के वह प्रश्नों को करता रहता है। जबकि वह अपने विषय वस्तु को जानने की जब चेष्टा कर रहा होता है या समझने की चेष्टा कर रहा होता है, तो उस पर उसके अंदर वह तार्किक क्षमताएं नहीं होती हैं, उस पर वह विचार करने में सक्षम नहीं होता है। एक और बात, वहाँ पर प्रारंभिक समय में, पूर्व बाल्यावस्था के प्रारंभिक समय में अगर 3-4 वर्ष तक की बात करें, तो वह अपने विषय वस्तु को, अपने सामान को, खाद्य सामग्री हो या खिलौना हो, उसको वह शेयर करना नहीं चाहता है। लेकिन वही बच्चा जब 7-8 वर्ष की उम्र में चला जाता है, तो वह उसके अंदर एक सामूहिक प्रवृत्ति की भावना जन्म लेती है, और वह समूह में रहने के लिए, अपने साथियों के साथ खेलने के लिए वह आतुर हो जाता है। वह चाहता है कि हम अपने ग्रुप में रहें, हम अपने साथियों के साथ खेलें, हम अपने उम्र के साथियों के साथ रहेंगे, पढ़ने जाएंगे, खेलने जाएंगे, तमाम ऐसी गतिविधियों को, खिलौना शेयर करेंगे, बॉल शेयर करेंगे, बैट शेयर करेंगे, उसके साथ अन्य गतिविधियों को करेंगे। लेकिन वह वहाँ पर एक सामूहिक प्रवृत्ति जन्म लेती है। पुनः मैं इंडिकेट करना चाहूँगा कि बाल्यावस्था का वह पार्ट जो पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है, उसमें शिशु के अंदर समूह के प्रति या सामूहिक प्रवृत्ति की भावनाएं नहीं होती हैं। वह भावनाएं कब होती हैं? 7 से 12 वर्ष की एज में, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था की उम्र में सामूहिक प्रवृत्ति की भावनाएं जन्म लेती हैं, और वह साथ में रहना पसंद करता है, वह रहता ही रहता है, उसमें वह उससे वह बिछड़ने का प्रयास नहीं करता है। जबकि यह बातें
पूर्व बाल्यावस्था में नहीं देखने को मिलती है, न वह अपने खाद्य सामग्री को पूरे बाल्यावस्था में शेयर करता है और न वह अपने खिलौने को शेयर करता है। जबकि उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा या शिशु अपने खाद्य सामग्री को भी शेयर करता है, अपने खिलौने को भी शेयर करता है और एक सामूहिक प्रवृत्ति की भावनाएं उसके अंदर जन्म लेती है और वह समूह में अधिक से अधिक रहना और समूह के साथ अधिक से अधिक खेलना वह पसंद करता है। अगला है किशोरावस्था। बड़ा यह इंटरेस्टिंग कह लीजिए या इसे आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है। यह पूरे एक व्यक्ति के पूरे जीवन का यह मूल है। इसे जो समझ लिया, यहाँ पर जो संभल गया वह संभल गया, नहीं तो जो आंधी और तूफान की यह अवस्था है इसमें वह बह जाएगा और वहाँ पर उसे फिर संभाले वह नहीं संभलेगा और न बाद में जाकर के उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है। इसको भी हरलाक ने दो भागों में बांटा है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। अगर हम बात करें कि पहले की यह आंधी और तूफान की अवस्था क्यों है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें बच्चा चिंतन करता है और जो एक एज लिमिट होता है, इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे कि 13, 16, 17 इसे टीन एज कहा जाता है। 18, 19 मूल रूप से 19, 20 तक जाता है। 21 हरलाक ने माना है कि 21 वर्ष के उम्र तक बच्चे का जो समय होता है वह किशोरावस्था के अंतर्गत माना जाता है। इसमें वह अपने करियर को लेकर के बड़ा चिंतित रहता है। परिवार के बात से वह बड़ा चिंतित रहता है, बड़ा तनावग्रस्त रहता है। होता क्या है, इसमें एक मूलभूत परिवर्तन तब देखने को मिलता है जब अभिभावक यह बोलता है कि इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें इस विषय वस्तु की समझ नहीं है, और फिर जब वह काम में हाथ बढ़ाना चालू करता है या सुझाव देना प्रारंभ करता है तब व्यक्ति, वही परिवार का सदस्य कहता है अब इतने बड़े हो गए कि तुम मुझे समझा रहे हो। अब वह एक समय में उसे बताया जाता है कि अब तुम बड़े हो गए हो। कुछ गलती करने पर बच्चे से कहा जाता है कि इतने बड़े हो गए और आज भी तुम गलती कर रहे हो, और फिर कहा जाता है अब तुम इतने बड़े हो गए कि अब तुम मुझे समझा रहे हो। अब इसमें वह उसके अंदर तनाव हो जाता है। अब तनाव हो जाने की वजह से वह सोचने विचारने लगता है कि आखिर इसमें सही क्या है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जब एक शिशु छोटा सा होता है तो गांव में अक्सर कहानियों में भी पढ़ा गया है कि माँ चंदा मामा की कहानियों को सुनाती है, धरती माता की कहानियों को वह सुनाती है। लेकिन जैसे ही बच्चा पढ़ना प्रारंभ करता है तो टीचर कहता है कि चंद्रमा एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है। खैर वो बातें बाद में वह समझ जाता है कि हाँ एक ग्रह है, लेकिन वह बच्चा, वह किशोर या किशोरी की अगर हम बात करें तो वह यह समझ नहीं पाता है कि अभी तो मैं कल बड़ा हो गया था और आज मैं छोटा हो गया। इससे वह तनावग्रस्त हो जाता है, अपने करियर को लेकर के वह चिंतित हो जाता है कि मुझे अपने जीवन में करना क्या है। साथ ही साथ वह एक दूसरे यानी कि विषम लिंगी बालक बालिका के तरफ आकर्षित होता है और बालिका बालक के तरफ एक दूसरे के लिंग के प्रति वह आकर्षित होते रहते हैं। यह दो बातें देखने को मिलती हैं कि आप लोग हमेशा से ध्यान रखेंगे कि पूर्व किशोरावस्था का जो उम्र होता है वह 13 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक होता है और उत्तर किशोरावस्था का उम्र जो होता है वह 17 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक होता है। इस एज में अभिभावक को एक बात अवश्य सोचना चाहिए कि अगर वह बेटा है, बालक है, तो परिवार के जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उससे उसकी बातों को समझें और अपने बातों को उससे शेयर करें, एक एक्सपर्ट के रूप में, एक अभिभावक के रूप में। और माँ
या बड़ी सिस्टर हो या परिवार के अन्य जो महिला सदस्य हैं, अगर परिवार में वह बेटी इस उम्र में पहुंच रही है तो यह आवश्यक हो जाता है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं बालक या बालिका को जो वह किसी दूसरे से शेयर नहीं कर पाता है। तो चाहिए यह कि परिवार का वह सदस्य पुरुष है तो अपने बेटे के प्रति, महिला है तो अपनी बेटी के प्रति वह फ्रेंडशिप, एक दोस्ताना व्यवहार करे। ऐसा व्यवहार नहीं कि मेरा बेटा मुझसे डरता है या मेरी बेटी मुझसे डरती है तो उसे डरना चाहिए क्योंकि वह छोटा है या छोटी है। अगर ऐसा होता है तो फिर वह तनावग्रस्त हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन का वह शिकार हो सकता है। यह उम्र बनने और बिगड़ने का है। अगर वह कुछ ऐसा निर्णय लेता है या लेती है तो वह उसे यह ज्ञात नहीं है कि यह जो मैं निर्णय ले रहा हूँ या ले रही हूँ वह किस दिशा में लेकर के जाएगा और उसका रिजल्ट क्या होगा। तो यह कुछ समस्याएं आती हैं जिसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है, एक अभिभावक के लिए भी और एक किशोर या किशोरी के लिए भी, कि वह अगर किसी विषय वस्तु पर चिंतन कर रहा है तो क्या इसका कोई सलाह है, कोई मुझे मार्गदर्शन दे सकता है। अगर वह तनावग्रस्त है तो किस विषय वस्तु को लेकर के तनावग्रस्त है, हो सकता है कि वह छोटी छोटी बात को लेकर के तनावग्रस्त हो जा रहा हो, तो उसका सलूशन क्या है यह बताना चाहिए और उसे धैर्य के साथ उसे समझना और समझाना दोनों का कार्य परिवार के उन बड़े सदस्यों का है जो अपने उस लिंग के समानांतर उसे सुझाव और सलाह दे सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रौढ़ावस्था। यह प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष की उम्र तक चलती है। इस प्रौढ़ावस्था के अगर बारे में हम बात करें तो व्यक्ति इस अवस्था में अपने परिवार के साथ रहना, जीविकोपार्जन करना, परिवार की परवरिश करना, समाज के नैतिक मूल्यों को शिशुओं को बताना और उसमें समायोजन करना व्यक्ति सिखाता है। और वह हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि वह अपने जीवन के उस लक्ष्य को, जो एक टारगेट वह बनाया है, वहाँ पर वह पहुँच सके, परिवार में समायोजन स्थापित कर सके और परिवार के उन भावी पीढ़ियों को, उन सदस्यों को जो आज शिशु है, उसको एक सही दिशा निर्देश दे सके और उसमें समायोजन करने की वह कोशिश करता है और कराने की भी वह कोशिश करता है। यह 21 से लेकर के 40 इयर्स के एज तक व्यक्ति एक तरह से एक परिवार या उस घर का भविष्य तय करता है कि वह कैसा होना चाहिए, परिवार की परवरिश कैसे होगी। तमाम उसके विषय वस्तुओं पर वह चिंतन मनन करता है और साथ ही साथ उस परिवार को बहुत बेहतरीन तरीके से संचालित करने का भी कार्य वह करता है। अगला पॉइंट है मिडिल एज की। अगर बात करें, यह मिडिल एज या मध्यावस्था बड़ा एक तरह से जीवन का एक ऐसा मोड़ होता है जहाँ पर व्यक्ति को स्वयं को, अपने परिवार को, पत्नी को, बच्चों को, सबको संभालना होता है। और यह कह लिया जाए कि इस एज में एक दूसरे की आवश्यकता एक दूसरे को होती है। किस तरह से? अब अभिभावक या वह माता पिता अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर आ चुके होते हैं जहाँ पर वह अपने बच्चों से स्वयं के देखरेख की बात या विश्वास रखते हैं कि वह मेरी देख रेख करे, वह मुझे संभाले, एक तरह से कह लीजिए कि मेरी परवरिश करे। इस लास्ट एज की अगर हम बात करें तो, क्योंकि अगर व्यक्ति 40, 45 या 50 साल का हो जाता है तो अमूमन यह देखा जाता है कि कुछ
वह बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। यहाँ पर एक बात और निकल कर के आती है कि यहाँ पर आंशिक रूप से कह लिया जाए कि एक पारिवारिक विघटन भी हो जाता है। बेटियाँ अपने घर को चली जाती हैं और बेटे बहू अगर जॉब में हैं, सर्विस में हैं, तो वह अन्यत्र दूरांचल क्षेत्र में चले जाते हैं। तो हर एक समस्या के लिए जब व्यक्ति अपने आपे से बाहर की समस्या को लेकर के झेल रहा होता है, तो उसे एक दूसरे को समझने की आवश्यकता होती है। जैसे कि बीमारी हो गई, कोई समस्या से ग्रसित हो गया, तो एक दूसरे की वहाँ पर आवश्यकता हो जाती है। अगर मम्मी पापा दोनों हैं, वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, समय से दवा नहीं ले पा रहे हैं, तो कुछ ऐसी परवरिश करने की आवश्यकता होती है जो बड़ा आवश्यक हो जाता है। इस एज में माता पिता या बुजुर्ग या वह व्यक्ति अपने अंदर बहुत सारा ऐसा शारीरिक परिवर्तन वह महसूस कर रहा होता है। जैसे मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, मैं जल्दी किसी विषय वस्तु पर निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, तो मुझे सलाह कौन देगा। बात पर ध्यान देंगे कि जब आप तमाम ऐसे विषय वस्तु को बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था में तर्क वितर्क करने के साथ साथ बहुत सारे प्रश्नों को पूछ रहे थे जो आपके समझ में नहीं आ पा रहा था, जिस पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, यह एक ऐसा एज होता है कि उस समय भी एक दूसरे से राय लेने की आवश्यकता होती है, उस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान समाज किस रूप में चल रहा है, क्योंकि अब व्यक्ति 40 ईयर, 45 ईयर, 60 ईयर का हो चुका है, तो समाज में बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है। अब उसमें वह समायोजन कैसे होगा, समाज में प्रतिष्ठा के साथ हम कैसे रह सकते हैं, यह तमाम बातों को लेकर के व्यक्ति चिंतित रहता है और अपने आप को उसमें या अपने पीढ़ियों को उसमें वह समायोजित करने के लिए जो कुछ उसके पास होता है अपना एक प्रयास करता है और सामाजिक संबंधों के प्रति वह बड़ा एक्टिव रहता है कि जो एक लंबे समय में रिश्ते बनाए गए हैं, ऐसा न हो कि वह मेरे इस एज के कारण, मेरे विपरीत परिस्थिति के कारण वह रिश्ता टूट जाए। इससे वह बड़ा चिंतित रहता है और समाज के प्रति उसको चिंतित रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर 16 ईयर के एज तक अगर उसने जिस किसी समाज को सजो करके रखा है, नैतिक कर्तव्यों का पालन किया है, तो वहाँ पर व्यक्ति थोड़ा सा असहज महसूस करता है। अगला पॉइंट होगा ओल्ड एज, वृद्धावस्था। यह उम्र 60 वर्ष से लेकर के जीवन के अंत समय तक चलती है। अगर इस अवस्था को एक और नाम से जाना जाता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रख लेंगे, हास की अवस्था इसे कहा जाता है। हास की अवस्था इसे इसलिए कहा जाता है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि हास की अवस्था कौन सी अवस्था है या किस उम्र से हास की अवस्था प्रारंभ होती है। तो हास की अवस्था 60 वर्ष से प्रारंभ होती है और व्यक्ति के जीवन के अंतिम समय तक चलती है। जैसा कि फिगर में देखा जा रहा है कि एक दूसरे की सहायता, छड़ी की सहायता, स्टिक की सहायता, वॉकर की सहायता व्यक्ति को पड़ती है, यानी कि उसका मसल्स साथ देना छोड़ने लगता है। धीरे धीरे आँख की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है, जिससे ऐनक की आवश्यकता होती है। तो यह हास की अवस्था है। मस्तिष्क बहुत बातों को याद नहीं रख पाता है। कुछ कहना चाहते हैं, याद रखते हैं कि बेटा आएगा, वह बच्चा आएगा, वह व्यक्ति आएगा तो उससे कहेंगे, लेकिन जैसे ही वह आता है उसके कुछ क्षण पहले ही हम उस बात को भूल जाते हैं। यानी कि यादाश्त हमारा कमज़ोर हो गया, आँख की रोशनी हमारी कमज़ोर हो गई, मसल्स हाथ काँपने लगे, पैर काँपने लगे, अब मुझे छड़ी की आवश्यकता हो गई। यह तमाम ऐसी बातें हैं जिसके वजह से इस वृद्धावस्था को या ओल्ड एज को हास की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसे
इस जीवन चक्र को हम देखें, लाइफ साइकिल को, तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, एक शिशु जन्म लेता है, वहाँ से लेकर के हाथ पैर के बल चलने, खड़े होने, पढ़ाई करने, समाज सेवा, देश सेवा या राष्ट्र सेवा या नौकरी पेशे में जाने से लेकर के फिर यह एक ऐसा पड़ाव आता है जब वह जन्म लिया था तो हाड़ मांस का जैसे ही वह लोथड़ा था, ठीक वैसे ही एक लोथड़ा वह जीवन के अंतिम समय में आ जाता है कि वह हाड़ मांस का एकमात्र लोथड़ा हो जाता है और उसे मृत्यु शैया पर जाने से ठीक पूर्व तक किसी न किसी रूप में परिवार के उन सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। जैसी आवश्यकता उसे शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या बचपना अवस्था में एक दूसरे के मदद मांगने में, भोजन करने में, शौच करने में पड़ती है, वह जीवन के अंतिम समय में वही फिर आवश्यकता एक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में पड़ ही जाती है। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया और इस वीडियो से कुछ जानकारी अगर आपको मिली है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें ताकि मैं जब कभी इस के आगे का वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।